हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यानी कि जो 2018 में आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके जो है हिंदी का जो पेपर आया था, हिंदी का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 37 में 37 लाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, ताकि कम से कम हिंदी में आपके 37 नंबर तो आ ही जाए, ना 37 आए तो कम से कम 30 नंबर तो आ ही जाने चाहिए। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी 37 नंबर लाने की, क्योंकि हिंदी जो पेपर होता है इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला दिया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्या जो है 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या फिर 2 भेद होते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि जो क्रिया है, कर्म के आधार पर अगर क्रिया के भेद की बात करें तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के, 2 भेद होते हैं। एक आपका होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये 2 प्रकार के जो है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। ठीक है, जैसे काल होता नहीं, जैसे इंग्लिश व्याकरण में काल को टेंस कहते हैं, वैसे ही व्याकरण में काल होता है। तो इस काल का अर्थ क्या होता है। अंत होता है, समय होता है, पीड़ा होता है या फिर काल का मतलब 2 होता है। तो आप सभी जानते हैं, जैसे आप जो है इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं तो जो है काल को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी टेंस का मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है, क्या होता है, समय होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो काल दिया है हिंदी व्याकरण में, उसका मतलब होता है समय। ठीक है, काल का मतलब क्या होता है, जैसे टेंस का मतलब समय होता है, वैसे ही काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं और उसका मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो काल का मतलब क्या होता है, समय होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा जो है कारक है, यानी कि जो रेखांकित दिया गया है शब्द में, जहां रेखा खींची गई है, इसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या इसमें यानी ताले की इसमें जो है अंडरलाइन दिया है, यानी कि रेखांकित किया गया है, तो इसमें कौन सा कारक है। क्या संप्रदान कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है या फिर है कर्ता कारक। तो आप सभी जो कारक होते हैं उनको जानते होंगे, जैसे जो टोटल कारक होते हैं, जैसे आपका कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, संप्रदान कारक या अपादान या फिर संबंध या अधिकरण या संबोधन। ये सब जो कारक होते हैं इनके पहचानने के तरीके भी होते हैं। जैसे कर्ता कारक को अगर हम पहचानते हैं तो ये जो है वहाँ पे ने होता, जैसे कर्ता ने कर्म को जो होता है कहीं पे लगा होता है तो हम क्या समझ लेते हैं कि वहाँ पे कर्म कारक है, ने दिया है तो कर्ता कारक हो गया। करण कारक जहाँ पे द्वारा दिया होता है या से द्वारा लिखा होता है उसको हम क्या समझते हैं, वहाँ पे करण कारक। और जहाँ पे जो है का को के द्वारा होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे को लिखा है, के लिए लिखा है तो क्या होता है, संप्रदान कारक हो जाता है। कहीं पे से लिखा है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे अलग होना हो जाता है। और जहाँ पे का की लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ताले जो है की लिखा है तो यहाँ पे कौन कारक हो जाएगा, वहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सभी कारक जो है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होता है, जैसे ताले की लिखा है तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। यहाँ पे संप्रदान कारक दिया है, करण कारक दिया है, अपादान कारक दिया है और कर्ता कारक दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे की लिखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो नियम के अनुसार तो यहाँ पे ताले की चाबी लिखा है तो की लिखा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, संबंध कारक कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम जब एग्जाम हुआ था 2018 में, तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आयोग है उसने इसको पहला आंसर माना था, यानी कि संप्रदान कारक माना था। ठीक है, उसमें क्या होता है, को भी लिखा रहता है, को लिखा रहता है, के लिए लिखा रहता है। ये जो है ऑप्शन होते हैं पहचानने के।
संप्रदान की, ठीक है, लेकिन उन्होंने संप्रदान कारक माना था, जबकि नियम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे संबंध कारक होगा, जिसका जो पहचान होता है वो होता है का, की, के, ना, नी, ने या फिर रा, री, रे, ये सब किसी शब्द के पीछे लगे हैं। जैसे यहाँ पे ताले की लिखा है तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध है। हालांकि ताले की चाबी यानी जो चाबी होता है उसका संबंध होता है ताले का, बिना चाबी से ताला नहीं काम चलेगा, ताले के बिना चाबी का काम नहीं चलेगा, तो इनका दोनों को आपस में संबंध है, तो यहाँ पे संबंध कारक ही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने उस टाइम संप्रदान कारक माना था, ठीक है। अगर ऑप्शन में संबंध कारक होता तो सबसे पहले हम संबंध कारक ही लगाते। अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा कुछ है तो सबसे पहले संबंध कारक ही लगाना है, संबंध कारक नहीं है तो फिर आप संप्रदान लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द जो है वो आपको बताना है कि स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द जो है ये आपको बताना है। पहला दिया है भवदिया, तो भवदिया देख के ही आपको लगता है क्या पुल्लिंग है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, भवदिया आपका स्त्रीलिंग है। डिबिया भी आपका स्त्रीलिंग है, साध्वी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो संचालक है ये क्या है, पुल्लिंग है। साफ साफ ही समझ में आ रहा संचालक क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, हमने आपको बताया था कि जो तत्सम होते हैं वो सीधे सीधे संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। और जो तद्भव होते हैं वो संस्कृत के जो है बिगड़े रूप होते हैं, उनको तद्भव कहते हैं, ठीक है। एक तरह से जिनका गलत उच्चारण होता है या गलत लिखे होते हैं जो उनका जो है तद्भव होता है, ठीक है। यानी संस्कृत के जो बिगड़े हुए रूप होते हैं वो तद्भव होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा तत्सम, जो तत्सम नहीं है, ठीक है। क्या शोक होगा, जो जो है तत्सम नहीं है, या फिर पृथ्वी है, चंद्र है, या फिर है परख। तो शोक क्या है आपका, तत्सम है, पृथ्वी भी तत्सम है, चंद्र भी है, लेकिन परख आपका जो है क्या, तत्सम नहीं है, ठीक है। परख जो है आपका तत्सम नहीं है, बाकी शब्द क्या है, तत्सम है, ठीक है। परख का जो जो है तत्सम होता है ये आपका तद्भव है, और अगर इसके जो है परख की तत्सम की बात करें क्या होता है, तो इस परख का परीक्षा होता है, ठीक है। क्या होता है, परख का परीक्षा होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना परखना, उनको परख लो, उनकी परीक्षा ले लो, ठीक है। तो परख का जो है परीक्षा होता है तत्सम, ये आपका तद्भव है, यानी कि तत्सम नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द तद्भव हैं, ठीक है। तो आग क्या तद्भव है, बिल्कुल सही। आग का जो है अग्नि होता है, यानी कि आग क्या है, तद्भव है। उसका अगर तत्सम की बात करें तो अग्नि होता है। जीव जो है ये भी एक जो है तद्भव शब्द है। जीव का जो तत्सम होता है वो होता है जिह्वा। और घर जो है एक तद्भव है, इसका क्या होता है, ग्रह होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रह होता है, ठीक है। तो ये जो है तीनों शब्द क्या है आपका तत्सम, सॉरी तद्भव शब्द है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी बरखा, रात, सत्य, पत्र, फूल, हाथी, उच्च, दुर्बल और पुष्प ये क्या है आपके तत्सम शब्द है, और पहला आपका तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है, यानी कि दूध का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है। तो दूध तो होता है दूध का पर्यायवाची, ठीक है। पय भी होता है, गौरस भी होता है, लेकिन अमीय नहीं होता है। अमी जो है दूध का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। तो अमी होता किसका है, तो अमी होता है अमृत का। किसका होता है पर्यायवाची, तो अमृत का होता है अमी, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा जा रहा। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। जो सापेक्ष है इसका सही जो विलोम है वो क्या होगा, क्या निरपेक्ष होगा, तो बिल्कुल सही। सापेक्ष का जो विलोम होता है वो निरपेक्ष होता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, ठीक है। जो अंक शब्द है उसके जो एक से अधिक शब्द होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, वो कौन से हैं, यानी कि जो अंक शब्द है उसके अनेक अर्थ के जो समूह है, इसमें तीन तीन दिया है, तो कौन सा सही होगा इसमें। क्या अंग का मतलब अंग होता है, गोदी होता है, या हिस्सा होता है, या हिस्सा कह सकते हैं, ठीक है। या फिर गोद होता है, संख्या होता है, या अध्याय होता है। तो जो अंक होता है उसके जो अनेक अर्थ होते हैं, उसका अर्थ गोद भी होता है, संख्या भी होता है, और अध्याय भी होता है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि है उसको क्या कहते हैं, अगर एक शब्द में कहा जाए तो, ठीक है।
तो क्या ये लज्जा होता है? बिल्कुल नहीं। लज्जा तो शर्माना, शर्म का होता है। अगर वो कोई अपराध बोध से शर्माता है तो उसको हम लज्जा कह सकते हैं, लेकिन लज्जा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ होगा क्या आत्मग्लानि होगा? तो बिल्कुल नहीं। निंद भी नहीं होगा, ये होगा पश्चाताप। ठीक है, अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होती है उसको क्या कहते हैं? पश्चाताप कहते हैं, एक शब्द में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चिर, चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। दो शब्द दिए हैं, एक आपका चिर दिया है और दूसरा चीर दिया है। इन दोनों का जो सही अर्थ होता है, चिर का पहले अर्थ बताना, उसके बाद चीर का अर्थ बताना है। तो जो सही विकल्प है, क्या लंबा और प्राचीन होता है? क्या चिर का मतलब लंबा होता है? तो चिर का मतलब लंबा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है वस्त्र, क्या चिर का मतलब वस्त्र होता है? बिल्कुल नहीं। चिर का वस्त्र नहीं होता बल्कि चीर का वस्त्र होता है। ठीक है, तो ये उल्टा दिया है यहाँ पे। पेड़ होता है या फिर वस्त्र होता है, ये भी गलत है। यहाँ पे जो है चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है वस्त्र। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, द्रौपदी के चीर हरण कहा जाता है। ठीक है, वहां पे कपड़े का हरण नहीं कहा जाता, वस्त्र हरण नहीं कहा जाता, चीर हरण की बात कही गई है। तो यहाँ पे चीर का मतलब वस्त्र होता है और चिर का मतलब पुराना होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सम उपसर्ग से बना शब्द है। जो सम उपसर्ग है उससे कौन सा शब्द बना है, इसमें ये बताना है। क्या संयोग बना है? क्या सम उपसर्ग से संयोग बना है, या फिर सुकर्म बना है, या फिर समदर्शी बना है, या फिर स्वयं बना है? ठीक है, तो यहाँ पे सम बनाना यानी कि सम पूरा नहीं है। यहाँ पे माँ जो है आपका आधा है। ठीक है, सम पूरा नहीं है। ठीक है, तो जो सम से बना है वो क्या बना है? यहाँ पे वो बना है संयोग। ठीक है, सम से क्या बन गया है? संयोग बना है। और सम से जो है आपका संभव भी बनता है, संगम बनता है, संतुष्ट बनता है। ये होता है आपका सम, इसमें सम उपसर्ग होगा। ठीक है, सुकर्म का जो उपसर्ग होगा वो सु हो जाएगा आपका। और सम जो ये आपका संभाव दिया है, इसका जो है पूरा पूरा सम होगा, यानी कि माँ इसमें पूरा होगा, इसमें आधा माँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपसर्ग। तो सम उपसर्ग से संयोग बना। ठीक है, यानी कि माँ इसमें आधा है, पूरा नहीं है। रंगोली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, क्या है रंगोली? जो आप ये आपको बता दें कि जो आपका जो है उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है, और जो प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के बाद लगता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, तो आपका उपसर्ग और प्रत्यय गलत नहीं होगा। ठीक है, तो रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क्या गीला प्रत्यय है, इला प्रत्यय है, ला प्रत्यय है, या फिर बड़ी इला प्रत्यय है? तो यहाँ पे जो रंगीला है, यहाँ पे छोटी ई नहीं लगा है बल्कि बड़ी ई लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, जैसे रंग है, ठीक है, रंग एक मूल शब्द है, इसमें जो है बड़ी ई का लगा दिया गया है, तो यहाँ पे रंगीला हो गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्योंकि गांव में बड़ी ई लगा है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी ई ही होगा, तो यहाँ पे इला हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर दीर्घ संधि है? तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो इसमें है गुण संधि। ठीक है, सूर्य प्लस उदय, इसको मिलाकर क्या बनता है? सूर्योदय बनता है। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें जो है गुण संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि जो है जो सही शब्द वाक्य है उसको आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। उसका शिमला जाना है, तो उसका में बड़ा ऊ तो इस तरीके से लगता नहीं उसका लिखने में, तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। उसने शिमला जाना है, ये भी गलत होगा, ऐसे भी कोई वाक्य नहीं कहा जाता है। उससे शिमला जाना है, ये भी गलत है। उसे शिमला जाना है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य उसे शिमला जाना, कोई कहीं कोई जा रहा है शिमला तो हम यही कहेंगे ना कि उसे शिमला जाना है, ना कि उससे शिमला जाना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सज्जन शब्द में समास है, जो सज्जन शब्द है इसमें कौन सा समास है? क्या कर्मधारय समास है? तो बिल्कुल सही, सज्जन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, सत प्लस जन मिला के क्या बनता है? सज्जन बनता है। सत प्लस जन मिला के क्या बन जाता है? आपका सज्जन बनता है। ठीक है, तो सज्जन में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है, और सत में ये आधाता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, क्या 2 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 7 होते हैं, या फिर 3 भेद होते हैं?
तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, तो ये होते हैं 3 भेद। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका कर्मवाच्य, ठीक है, कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है, सॉरी, पहला होता है कृतवाच्य, ठीक है, पहला जो है कृतवाच्य होता है, यहाँ पे हम दूसरा लिख देते हैं। पहला जो है कृतवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है भाववाच्य। कौन सा होता है, भाववाच्य होता है, ठीक है। पहला हो गया आपका कृतवाच्य, दूसरा होता है, पहला यहाँ पे पहला लिख सकते हैं, यह होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, याद रखना है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर में रेखांकित पद है, ठीक है, तो इसमें बताना है कि दिन भर में जो है कौन सा अव्यय है, ठीक है। क्या परिणामवाची अव्यय है, निपात अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या फिर है प्रश्नवाचक अव्यय, ठीक है। तो यहाँ पे जो अव्यय है, कौन सा अव्यय है, तो इसमें जो है निपात अव्यय बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। यानी कि जो कोष्ठक दिया है, कोष्ठक में जो विराम चिन्ह दिया है, यानी कि जो ये निशान बना है, इसका क्या मतलब होता है, क्या इसका मतलब प्रश्नवाचक होता है, तो प्रश्नवाचक ऐसे तो होता नहीं, प्रश्नवाचक ऐसे होता है, अल्प विराम होता है। तो अल्प विराम भी इस तरीके से नहीं होता है, अल्प विराम होता कैसे है वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। अल्प विराम जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। पूर्ण विराम कैसे होता है, पूर्ण विराम इस तरीके से होता है, ठीक है, ये पूर्ण विराम होता है। विस्मयादि बोधक क्या होता है, विस्मयादि बोधक इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो कोष्ठक में दिया गया है कौन सा निशान है, तो वो है विस्मयादि बोधक, यानी विस्मय बोधक, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विराम चिन्ह से, यानी जो चिन्ह होते हैं वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है सारे निशान आपको। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना होता है, या फिर गुण दोष की परख करना होता है, बहुत मीन मेख निकालना होता है, या फिर मुश्किल काम करना होता है। तो बाल की खाल निकालने का मतलब बहुत मीन मेख निकालना, किसी भी बात में जो है बहुत ज़्यादा कमियां निकालना कह सकते हैं, ठीक है। उसी बात को जो है एक के बाद एक बातें पूछना, बहुत सारी कमियां निकालना, या फिर उसी में पूछते रहना, तो वो क्या होता है, बहुत मीन मेख निकालना क्या होता है, किसी बाल का खाल निकालना होता है, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक जो है मुहावरा और एक लोकोक्ति आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, थोड़े दिन का सुख होता है, या फिर चांद दिखाई ना देना होता है, या फिर 4 दिन चांद दिखना होता है, या फिर सुख ही सुख होता है, ठीक है। तो 4 दिन के चांदनी का मतलब होता है थोड़े दिन का सुख, जैसे कहा था ना, इसमें दिया गया ना 4 दिन की चांदनी, 4 ही दिन सिर्फ चांदनी देखने को मिलेगी, उसके बाद तो फिर अंधेरी रात ही है। यानी थोड़े दिन का जो सुख मिलता है उसको 4 दिन की चांदनी कहते हैं, फिर अंधेरी रात में उसके बाद ही दुख ही दुख है, ठीक है। तो थोड़े दिन का सुख को क्या कहते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य में रस का क्या अर्थ है, साहित्य में जो रस होता है उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। पीने वाले रस की बात नहीं करी गई है, ठीक है, नहीं तो आप दूसरा अर्थ निकालें। साहित्य में बता दिया गया, हिंदी साहित्य में जो रस होता है उसका क्या अर्थ होता है, साहित्य की मिठास होती है। देखो यहाँ पर मिठास पूछ ही लिया है, ऑप्शन में दे ही दिया गया है, ठीक है। तो जो है जो साहित्य में रस है उसका मतलब क्या, साहित्य की मिठास होती है, या फिर किसी रस का आनंद लेना होता है, या फिर किसी फल का स्वाद होता है, या फिर साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति होती, बिल्कुल सही। रस का मतलब होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत है, उनका कोई अर्थ नहीं है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। क्या 2 चरण होते हैं, बिल्कुल नहीं। 6 चरण नहीं होते हैं, 3 चरण नहीं होते हैं, कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण इसमें होते हैं, ठीक है। जिसमें प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी पहले और जो है तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और दूसरे और चौथे में जो है
दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सोरठा का भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से, और जो सोरठा होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती, इसका जस्ट अपोजिट होता है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। जो भाषा है उसमें शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो है सौंदर्य कौन उत्पन्न करता है? क्या रस उत्पन्न करता है इसमें सौंदर्य, अलंकार, या फिर गुण, या फिर छंद? तो किसी भी भाषा में जो शब्द और अर्थ होते हैं उनकी दृष्टि से, यानी शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सुंदरता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो ये होता है अलंकार के द्वारा। ठीक है, अलंकार की परिभाषा हुई होती है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करना जो है किसको कहते हैं? अलंकार को कहते हैं। तो उसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? क्या ये ऊष्म है? तो ऊष्म तो ये होते नहीं। ऊष्म जो होते हैं वो आपकी सीटी सा वाला सा होता है, खटकोड़ सा होता है, और सरौता सा होता है, और हा होता है। यानी ये तीनों सा होते हैं, और हा ये जो होते हैं ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। और जो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं आपके या, रा, ला, वा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। और स्पर्श में जो आते हैं वो सभी वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, दंत दा वर्ग हो गया, ठीक, और पा वर्ग, ये सभी जो है स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। और आयोग वाह की बात करें तो जो ये होता अंक और आहा, ये जो होता है ये होते हैं आपके आयोग वाह। ठीक है, तो याद रखना है यारा लावा क्या हो गया आपका? अंतस्थ व्यंजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, पहला है कृपा। क्या कृपा स्त्रीलिंग है? बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला जो है आपका स्त्रीलिंग है। मित्र आपका पुल्लिंग है, कार्य भी पुल्लिंग है, और त्योहार भी पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन सा है? कृपा ही आपका स्त्रीलिंग, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वचन किसका बोध कराता है? जो वचन है किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का जो है वचन बोध कराता है, या फिर प्राणी या वस्तु के एक होने का, या फिर प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, या फिर प्राणी या वस्तु के लिंग का? तो जो वचन होते हैं ये जो है किसी भी प्राणी या कोई भी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं वचन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? क्या कर्म कारक है, या फिर जो है संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, या फिर है कर्ता कारक? तो उसने यहाँ पे क्या कह रहा? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? तो ये है कर्ता कारक। कौन सा है? कर्ता कारक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उसने, यानी कि ने यहाँ पे देखने को मिल गया, और कर्ता ने यानी जहाँ पे ने देखने को मिल जाए वहां पे कौन सा कारक होगा? कर्ता होगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, अगर वो ने की जगह उसको होता है यहाँ पे तो हम क्या कहते हैं? उसमें कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ने है तो हम क्या कह सकते हैं? कर्ता कारक कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ठीक है, संज्ञा की जगह जो शब्द यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम कहाँ पे यूज हुआ है? आज बरसात होगी, यहाँ पे सर्वनाम है। या फिर जो है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ पे सर्वनाम है। या फिर घर का कार्य कर लो, या फिर सीमा और रीमा बहनें हैं। तो जो सर्वनाम होते हैं संज्ञा वे होते किसी व्यक्ति वस्तु या जगह का जो नाम होता है वो संज्ञा होता है, और उसी व्यक्ति वस्तु या जो अन्य चीज होते हैं वहां पे किसी और चीज के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आज तो होगा नहीं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर होता कि सीता कल दिल्ली जा रही है, या जो है रवि कल दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पे रवि क्या होता? संज्ञा होता। अब रवि की जगह यहाँ पे लिखा है कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण जो है वो किस शब्द की विशेषता बताता है? क्या संज्ञा की बताता है? बिल्कुल सही, जो विशेषण होता है वो संज्ञा की विशेषता बताता है, ना कि कारक, वचन या क्रिया की। ठीक है, तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो ये संज्ञा की विशेषता बताता है।
ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब आता है आपका गद्यांश। गद्यांश में जो है 31 से 35 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको गद्यांश से ही सॉल्व करने होते हैं। अब गद्यांश एक बार पढ़ लीजिए। दिया है कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल ही स्वयं, यानी कि संगीत का पागल का मतलब संगीत सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय की। ठीक है। आचार विचार या धर्म की मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, सब उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। ठीक है, उस सबका श्रेय जो है मेरे उन्हीं गुरु का है। ये जो है आपका गद्यांश दिया है एक कहानी के रूप में। एक कहानी भी हो सकती है कोई स्टोरी टाइप में भी, और इस टाइप से भी आपको देखने को मिल सकता है गद्यांश। ठीक है, तो इसमें जो है अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो गद्यांश से ही हमें बताना है। क्वेश्चन पहला है कि कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है। जो कविता है उसमें जो मर्मज्ञ है और रसिक कौन हो सकता है। जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। बिल्कुल सही, पहला ही इसमें सही हो जाएगा। जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में उसके आनंद में डूब जाए वही होता है क्या, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक। ठीक है, जो कविता सुनता हो जी नहीं। जो कविता सुनकर दाद देता है, जो रसपान करता है गलत है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पुष्प का सौंदर्य किस में है, तोड़ने वाले की दृष्टि में है जी नहीं। ऐसा तो कहा नहीं गया गद्यांश में। क्या होता है पुष्प का सौंदर्य कहाँ होता है, ये होता है देखने वाले की दृष्टि में, जो कि आपके गद्यांश में दिया गया है। ठीक है, पुष्प का मतलब होता है फूल। फूल की जो सुंदरता होती है वो देखने वाले की ही दृष्टि में होती है, ना कि उसको तोड़ने वाले की या फूल के स्वयं में या फिर पाने वाले की दृष्टि में। ये गलत है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, यानी जो पुष्प है जो फूल है उसकी जो सुंदरता होती है वो देखने वाले की दृष्टि में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, क्या देखता है, जाति और धर्म देखता है। बिल्कुल नहीं, अच्छा गुरु जाति और धर्म नहीं देखता है अपने शिष्य में। आचार और विचार देखता है, आचार और विचार, क्या आचार और विचार देखता है जी नहीं। भक्ति तथा श्रद्धा देखता है। जो एक अच्छा गुरु होता है वो अपने शिष्य में भक्ति और श्रद्धा देखता है कि उसके अंदर कितनी भक्ति और श्रद्धा की भावना है। ठीक है, रंग और रूप नहीं देखता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा गद्यांश के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है सब उसका श्रेय परे उन्हीं गुरु का है, यानी कि श्रेय जो है उन्हीं गुरु का है। कथन से कौन सा भाव प्रकट होता है। ये जो कथन दिया है कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय उन्हीं गुरु का है। गुरु के प्रति घृणा करता है जी नहीं, घृणा की बात इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि वो जितना भी सम्मान है गुरु से मिलता है, तो घृणा की नहीं बात हो रही। गुरु के प्रति अपनापन की बात हो रही है, या फिर गुरु के प्रति शिष्य भाव की, या फिर गुरु के प्रति श्रद्धा की। तो क्या यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गुरु के प्रति श्रद्धा की बात हो रही है। ठीक है, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है। पथ शब्द का जो उचित समानार्थी शब्द है, यानी कि पथ जो है उसका जो अन्य समानार्थी उसके समान जो शब्द होते हैं वो कौन सा होता है, क्या मार्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्ग होगा, मार्ग। ठीक है, या फिर भोजन होता है, या फिर यात्री या पथिक। तो पथ का जो मतलब होता है वो होता है मार्ग। ठीक है, क्या होता है, मार्ग होता है। यहाँ पे सही लिखा नहीं, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पथ का मतलब क्या होता है, मार्ग होता है। और पथिक जो होता है वो राही होता है, यानी जो राही होता है, जो राह पे चलता है उसको जो है पथिक कहते हैं, या पथिक को राही कहते हैं। ठीक है, पथ का मतलब रास्ता होता है और पथिक का मतलब राही होता है। ठीक है, ठीक है, तो रास्ता या फिर मार्ग होता है, एक ही उसका अर्थ होता है। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है। रीतिकाल के जो कवि हैं क्या वो तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, ब्रह्म हैं, या फिर सूरदास हैं। ठीक है, तो जो रीतिकाल के कवि हैं वो वृंदावन दास हैं। ठीक है, वृंद का मतलब होता है वृंदावन दास। ये जो है रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, किस काल के हैं, रीतिकाल के हैं।
कौन है रीतिकाल के कवि? वृंदावन दास हैं। ठीक है, बाकी कबीरदास को जानते हैं, ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास भी भक्ति काल के हैं और सूरदास, मेरे की जो वृंदावन दास हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कामायनी के जो रचनाकार है कौन है? क्या ये जो है जयशंकर प्रसाद है? प्रसाद का मतलब होता है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, नहीं तो और कुछ आप समझ लें। निराला का मतलब सूर्यकांत निराला होता है। पंत का मतलब होता है सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो कामायनी के जो रचनाकार हैं वो प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कई बार आपको शॉर्ट में ही ऐसे देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, उनका शॉर्ट नाम लिखा होता है। जैसे जयशंकर प्रसाद को प्रसाद कहते हैं, निराला को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, पंत सुमित्रानंदन पंत होते हैं। ठीक है, तो इनका शॉर्ट नेम दिया होता है। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये टोटल 37 क्वेश्चन हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, और आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन है किस टाइप के पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन अब का जो पेपर पूछा जाता थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट अभी भी नहीं है, लेकिन लेवल जो है इतना ईजी आपको हो सकता है ना देखने को मिले, क्योंकि यूपीपी का री एग्ज़ाम है। हो सकता है ईजी देखने को मिले, हो सकता है थोड़ा सा लेवल इसका जो है अच्छा आए। ठीक है, थोड़ा बढ़ के आएगा। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी को आज की जो क्लास पसंद आई है, अगर आपने सॉल्व भी किया साथ साथ में, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 37 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की जो अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्जाम तक जो है ये प्रैक्टिस सेट हिंदी की चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद जब हिंदी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जीएस की करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है कुछ प्रैक्टिस सेट जीएस की भी कर लेंगे, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।